अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। नफरत, जॉन इलिया। शाम है और दिल बहुत बेआराम है। अभी थोड़ी देर पहले जज्बात के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। नफरत उस गुफ्तगू का खुसूसी मौजू थी। मैंने उस गुफ्तगू से बहुत इस्तिफादा किया। इंसान फितरत की लाखों बरस की रियाजत का हासिल है। फितरत इंसान की सूरतगरी की मंसूबाबंदी में लाखों बरस तक रद्दो बदल करती रही है, और तब यह रास्त कामत दो पाया वजूद में आया है। मैं कभी कभी बड़े दुख के साथ ये सोचता हूँ कि ये दो पाया किस कदर बदबख्त जानदार है और बदतीनत भी। इसकी बदबख्ती और बदतीनती का सबसे बड़ा सबूत वो जज्बा है जिस मुजरिमाना तरीन जज्बे को नफ़रत कहते हैं। ये जज्बा एक इंतहाई मुहलिक बीमारी है, और अजब का मकाम है कि मज़हब, इल्म और फ़लसफ़ा भी इसे इस बीमारी से निजात नहीं दिला सके। नफ़रत इंसान की सीरत बल्कि फ़ितरत बन चुकी है। इंसान होना यानी अशरफुल मखलूक़ात होना मेरा इंतखाब नहीं है। ये तो फितरत का एक जब्र है। अगर फितरत मेरी माहियत तजवीज़ करने से पहले मुझसे पूछती कि तू हैवानों की कौन सी नौ का फ़र्द बनने की ख्वाहिश रखता है, तो मैं शायद ये कहता कि मुझे मोर, फाख्ता, कबूतर या काज बनाया जाए। मुझे काज़ें बहुत पसंद हैं। ये मंज़र मेरे लिए बहुत ही दिलकश रहा है कि शाम हो रही है, मौसम गर्मा का सहन है, और काज़ें मुख्तलिफ़ हिंदसी शक्लें बनाती हुई जुनूब से शुमाल की तरफ परवास कर रही हैं, और मेरे एहसास वजूद का एक अजीब सा दौर उनके साथ परवास कर रहा है। शायद आपका भी ये तजर्बा हो कि काज़ों की परवास के दौरान नीलगूं फ़िज़ा में एक अजीब सा जमाल और मलाल और एक अजीब सी हमाहंगी का जावेदा आहंग बहता हुआ महसूस होता है। बात नफ़रत की हो रही थी। नफ़रत ज़हन की एक इंतहाई बेहंगम ना हमाहंगी की मोहलिक तरीन कैफियत है। ये इंसान के ज़हन का सबसे ज़्यादा जहरीला आरिज़ा है। नफ़रत का तो लफ्ज़ ही एक बेहद काबिल नफ़रत लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ का नून नहूसत का नून है। इस लफ्ज़ की फ़े फितने और फसाद की फ़े है। इसकी रे रज़ालत की रे है। इसकी ते तबाही और तबाहकारी की ते है। एक ज़माने में हैज़ा, तपे दिक और चेचक नाकाबिले इलाज बीमारियां थीं, और चेचक तो हलाकत की देवी थी, इसीलिए उसे माता कहा जाता था। और ताउन तो अमराज का फ़िरौन था, और उसे मौत के कहरो जबरूत के देवता की हैसियत हासिल थी। अपने ज़माने के हकीम जालिनूस और हकीम बुकरात उसके कहरो जबरूत के सामने आजिज़ थे। लेकिन चंद मुस्तस्ना मिसालों को छोड़कर इस अहद की तिब्बी दानिश ने इन बीमारियों पर पूरी तरह काबू पा लिया है। ये बात कितनी उदास और मायूस कर देने वाली बात है कि इंसानी दानिश अपनी तमाम तर मोजिज़ नुमाई के बावजूद सबसे ज़्यादा मुहीब और मुहलिक बीमारी यानी नफ़रत का इलाज करने में आज तक बुरी तरह नाकाम रही है। इंसान में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश के साथ ही मरने का भी एक बहुत पेचीदा रुझान पाया जाता है। इंसानों की बाहमी मोहब्बत ज़िंदा रहने की ख्वाहिश की अलामत है, और उनकी बाहमी नफ़रत मरने की ख्वाहिश बल्कि मरने की शहवत की अलामत। मेरे कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत ज़िंदगी और ज़िंदगी दोस्ती का इस्तिआरा है, और नफ़रत मौत और मौत पसंदी का। ये एक काबिल शर्म और अलमनाक हकीकत है कि आज का इंसान भी अपने तमाम तर इल्म और तहज़ीब के बावस्फ़ तरह तरह की नफ़रतों, गलीज़ नफ़रतों में मुब्तला है। लिसानी नफ़रत, नस्ली नफ़रत, मजहबी नफ़रत, वतनी नफ़रत और तहज़ीबी नफ़रत। एक ज़माने में, या यूं समझ लो कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के चंद साल बाद तक, नफ़रतों की इतनी किस्में नहीं पाई जाती थी जितनी किस्में आज यानी इल्म और तहज़ीब के सबसे ज़्यादा अर्जुमन दौर में पाई जाती हैं। ये किस कदर हैरान कुन और मलाल अंगेज़ हकीकत है
کہ انسان اپنے انتہائی شاندار اوج اور عروج کے عہد میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ کٹھل، کٹھور اور سینہ زور ہو گیا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ان انواع و اقسام کی نفرتوں کو جنم دینے اور پالنے پوسنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے؟ یہاں میں اپنی گفتگو کو پاکستان کے دائرے میں محدود رکھ کر اپنے احساس کا یا اپنے نفس کی اذیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کے درمیان زہرناک نفرتوں کو فروغ دیا ہے، وہ عوام میں سے نہیں ہیں، خواص میں سے ہیں۔ بات کو ہیر پھیر سے کیا کہنا، سیدھی اور سچی کھری بات یہ ہے کہ وہ اس بدبخت ترین ملک کے شاعروں، ادیبوں، عالموں اور دانشوروں کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اس زمرے کے کوئی کم تعداد لوگ نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات پوری طرح جان لی جانی چاہیے کہ اس ملک کے عوام نیز عوام الناس کا جرم اور جنایت کے اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ لوگ بھی اس کاروبار اور بیوپار میں لگ جاتے تو یہ ملک باقی ہی نہ رہ سکتا۔ یہی تو وہ عالی مرتبت اور سامی منزلت لوگ ہیں جن کا ہر گروہ سے زیادہ احترام کیا جانا چاہیے۔ ایک عام آدمی کا، ایک مزدور، کاریگر اور کسان کا اس بیہودہ بحث سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ سندھ کی تہذیب زیادہ قدیم ہے یا سمیری تہذیب، پہیہ بابل کی ایجاد ہے یا اعلام کی۔ آگے چلیے، وارث شاہ بڑے شاعر تھے یا شاہ لطیف، میر تقی میر بڑے شاعر تھے یا خوشحال خاں خٹک، ہماری تہذیب کے نمائندے صرف اسی قبیل کے افراد کے درمیان موازنہ فرمائی تک محدود نہیں رہتے۔ ان کی قوم پرستی یا قومیت پرستی کی معاملہ فہمی اس نوع کے بے حد اہم قضیے بھی فیصل کر لینا چاہتی ہے کہ سلطانہ ڈاکو زیادہ جیالہ تھا یا مبین ڈاہری۔ تہذیب اور نفرت میں تضاد پایا جاتا ہے، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص تہذیب کے تنوع کی بنیاد پر یعنی تہذیبوں کی گوناگونی کی نسبت سے انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز دانشور نہیں ہو سکتا، اسے صرف ایک لقندر اور لفنگا سمجھنا چاہیے۔ اگر تہذیب اپنے صحیح النسب مفہوم میں تہذیب ہو تو پھر وہ دانش کا ثمرہ ہے، اور دانش انسانیت کے رشتے کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ توڑ ہی نہیں سکتی، ورنہ اسے دانش نہیں کہا جائے گا، پھر وہ بے دانشی ٹھہرے گی، اور ہمیں اور تمہیں بے دانشی کی بیہودہ کیشی اور بیہودہ کوشی کے خلاف، نفرت کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنا ہے۔